तो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है लोक हितवाद की विवेचना कीजिए। जो लोक हितवाद है उसके में विवेचना करनी है। भारत में प्रशासनिक कार्यों के पुनर्विलोकन में लोक हितवाद की भूमिका की व्याख्या भी करनी है। सबसे पहले तुम लोग को आज को लोक हितवाद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब हम लोग का आज का मेन टॉपिक क्या है? लोक हितवाद। मेन आपके दिमाग में ये होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल जो होता है, लोक हितवाद होता है, उसको हम लोग को पढ़ना है, दिमाग में लेके चलना है पीआईएल के बारे में। उसके बाद उसके प्रशासनिक कार्य का पुनर्विलोकन में जो लोक हितवाद की भूमिका उसके बारे में हम लोग को वर्णन करना। चलिए शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोक हितवाद आता है, ध्यान रखना दिमाग में। उसके बाद देखते हैं कि लोक हितवाद की परिभाषा और स्वरूप क्या होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि लोक हितवाद क्या होता है। कि लोक हितवाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐसा साधन है। लोक हितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जनता के किसी समूह या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या समाज के हितों के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप प्राप्त किया जा सकता है। लोक हितवाद फिर से देख लो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल क्या है? भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो जनता है उसके किसी भी समूह या व्यक्ति के जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या समाज के हितों के लिए, अगर कोई उल्लंघन हो गया किसी के मौलिक अधिकार, समाज के हितों के लिए क्या कर सकता है? वो न्यायालय का हस्तक्षेप प्राप्त कर सकता है, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। यह साधारणता क्या होता है? उन मामलों में प्रयुक्त होता है, या साधारणतः उन मामलों में प्रयुक्त होता है जहां एक बड़ा वर्ग किसी अन्याय, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा वर्ग किसी अन्याय, प्रशासनिक अव्यवस्था या पर्यावरणीय हानि से क्या होता है? पीड़ित होता है। यह साधारणतः उन मामलों में प्रयुक्त होता है जहां एक बड़ा वर्ग किसी अन्याय, प्रशासनिक अव्यवस्था या पर्यावरणीय हानि से क्या होता है? पीड़ित होता है, और वह स्वयं अपनी आवाज न्यायालय तक नहीं पहुंचा सकता। वो क्या कर सकता है? स्वयं अपनी आवाज जो है वो न्यायालय तक नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि लोकहितवाद का उद्देश्य क्या होता है? प्रशासनिक पारदर्शिता को बनाए रखना, न्याय कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और सशक्त करना, न्याय की अवधारणा को सशक्त करना और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सशक्त करना और उसको बनाना है। यह विशेषता संविधान के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका और अनुच्छेद 226 राज्य उच्च न्यायालयों में याचिका के अंतर्गत उपयोग होता है। यह क्या होता है? अनुच्छेद 32 यानी कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी जा सकती है, और 226 अनुच्छेद में क्या है? राज्य उच्च न्यायालयों में याचिका के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो यह साधारणतः उन मामलों में प्रयुक्त होता है जहां एक बड़ा वर्ग किसी अन्याय, प्रशासनिक अव्यवस्था या पर्यावरण हानि से पीड़ित होता है और वह स्वयं अपनी आवाज न्यायालय तक नहीं पहुंचा सकता। पूरा वर्ग के लिए, पूरे सब लोग मिलकर उसके खिलाफ लोक मतलब लोक का मतलब ही हो गया लोग, लोगों के हित के लिए जो वाद दायर हो वही लोकहितवाद होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो लोकहितवाद का विकास और न्यायालय की भूमिका क्या होती है? लोकहितवाद का विकास, न्यायालय की भूमिका को देखें तो भारत में लोकहितवाद की नींव है वो 1980 के दशक में रखी गई थी। जाहिर सी बात है कि जो भारत है उसमें जो लोकहितवाद है उसकी नींव कब रखी गई थी? 1980 के दशक में रखी गई थी। इसे मुख्यतः न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर ने विकसित किया था, ठीक है। तो भारत में लोकहितवाद की नींव जो है 1980 के दशक में रखी गई थी और इसे मुख्यतः न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर ने विकसित किया था। इन न्यायाधीशों ने यह स्वीकार किया कि गरीब, हाशिए पर रहने वाले और अशक्त जो व्यक्ति होते हैं वो न्याय तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हीं के लिए जो है लोकहितवाद की क्या नींव रखी गई थी 1980 में। किसके द्वारा? न्यायमूर्ति पीएन भगवती के द्वारा, न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर के द्वारा रखी गई थी। इन न्यायाधीशों ने स्वीकार कर लिया था कि कोई जो गरीब है, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, शक्त व्यक्ति है, न्याय तक पहुंचने में असमर्थ लोग हैं, उनके लिए हित की मतलब यह जो है नींव रखी गई थी 1980 में। लोकहितवाद के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती हैं? याचिका करता है यह साबित करना होगा कि मामला लोकहित से जुड़ा है। याचिका जो करता है, जो याचिका डाल रहा है, उसको ये साबित करना होगा कि ये जो मामला भी लोगों के हित से जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारा पर्सनल हित नहीं है। याचिका का उद्देश्य किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता है बल्कि बड़े हित के लिए होना चाहिए, और इसका मतलब ही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ही यही हो गया कि लोगों के हित के लिए, तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, लोगों के हित के लिए मामला जुड़ा होना चाहिए, तभी ये याचिका दायर होगी। इसका उद्देश्य ये होता है। इसे न्यायालय में दाखिल करने के लिए कठोर प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं नहीं है, और इसको इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए कोई एक बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है, खतरनाक मतलब कठिन प्रोसेस नहीं है इसको लागू करने के लिए। इसे आप आराम से लागू करवा सकते हैं और शूट कर सकते हैं सारी। भारत में प्रशासनिक कार्यों के पुनर्विलोकन में लोकहितवाद की भूमिका क्या होती है? जो भारत है हमारा, उसमें जो प्रशासनिक कार्य है उनके पुनर्विलोकन में जो लोकहितवाद की क्या भूमिका है जुडिशियल रिव्यू में?
अब तो उसको देखेंगे कि जो लोकहितवाद है प्रशासनिक न्याय में एक सशक्त उपकरण के रूप में उभरा है। लोकहितवाद क्या है? प्रशासनिक जो न्याय है उसके सशक्त उपकरण के रूप में बहुत बहुत तेजी से उभरा है या निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों के पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू को पुनर्विलोकन कहते हैं। एक तरीके से जुडिशियल के अंदर जो उसको देखभाल करी जाती है जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, उसमें सहायता करता है। पहला इसमें टॉपिक है भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कदाचार। सिंपल सी बात है, हर जगह भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, करप्शन करप्शन करप्शन, और लोग अंदर से खोखले हो चुके हैं। लोकहितवाद के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया जाता है। तो लोकहितवाद है उसके माध्यम से क्या करा जाता है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यानी जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखेंगे तो हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1989 वाले मैटर में क्या था, इसमें कैदियों के अधिकारियों का उल्लंघन उजागर हुआ था। जो कैदियों के अधिकार होते हैं, अच्छा खाना उन्हें प्राप्त होना चाहिए, इतने कैलोरी, सब लिखा हुआ होता है यार। कैदियों की मतलब जेल का मतलब यह नहीं होता है कि आपको बंद करा जाएगा, कूटा जाएगा, मारा जाएगा ना। आपको वहां सुधरने के लिए टाइम दिया जाता है। लोग कहते नहीं, अगर कोई बंदा होता है, कोई बच्चा बीमार होता है, उसके एकांत में कर देते हैं कि मतलब वो जब ठीक हो जाएगा तब वो आएगा। तो जो लोग मानसिक रूप से कुछ प्रताड़ित होते हैं या कुछ भी ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई अपराध कर दिया, तो उन्हें दुनिया या समाज से अलग, वो अभी समाज के लिए रेडी नहीं है, इसलिए तो उन्होंने कोई कार्य करा है। सामाजिक रूप से वो इतने नहीं फ्रीली है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कांड किया, क्राइम किया है, तो इसीलिए उन्हें अलग रखा जाता है, इसीलिए उसे जेल में रखा जाता है। खाना अच्छा मिलता है वहां, रहने का, वहां दोस्त होते हैं, बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बैड साइड्स भी हैं। यही मैं अच्छी अच्छी साइड्स नहीं बता रहा हूँ जेल की, ये ना कहना कि सब चल रही है जेल बहुत अच्छा सुधरेंगे, वरना वहां पे बहुत बैड साइड्स भी हैं। कोई कोई ऐसी जेल है आपको समझ जाओ आप, बहुत बहुत ब्रूटल होता है। 14 दिन होके आया था। खैर, इसमें कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन उजागर हुआ है। इसमें कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन उजागर हुआ है। उसी में देखते हैं मनुश्री बनाम दिल्ली प्रशासन। जो मनुश्री बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 में, यह मामला तिहाड़ जेल में कैदियों के दयनीय हालात का, समझ लो दयनीय हालात हो जाते हैं, उससे संबंधित था। मनुश्री बनाम दिल्ली प्रशासन वाले मैटर में जो तिहाड़ जेल है, ठीक है, तो बहुत सी अच्छी चीजें भी देखी है। जहाँ पे अच्छे जेलर होते हैं वहाँ अच्छे हिसाब से रहते हैं लोग, जहाँ पे खराब जेलर होते हैं वहाँ खराब हिसाब से रहते हैं लोग। सब कुछ प्रशासन को लेकर भ्रष्टाचार पैसे का खेल है। जो पैसा अच्छा दे रहा है उससे भैया वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है जेल में भी, और जो उसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, वो जिंदगी भर पिसता रहता है, वही जला। एक बार अगर वो फंस गया वो जिंदगी में वही निपट जाता है, कई बार ही नहीं आ पाता। पर्यावरण संरक्षण के जो प्रशासनिक विफलताएं होती हैं, यानी कि पर्यावरण क्षति और संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के मामले में लोकहितवाद प्रभावी साधन है। जो पर्यावरणीय क्षति होती है और जो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के मामले में जो लोकहितवाद है वो प्रभावी साधन है। उदाहरण के रूप में देखें तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ यानी गंगा नदी प्रदूषण मामला जो हुआ था, इसमें गंगा नदी की सफाई के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारियों को सुदृढ़ करने के लिए लोकहितवाद जाहिर किया गया था। ठीक है, गोदावरा मन्ना बनाम भारत संघ जो था 1997 वाला, उसमें क्या करा गया था, इसमें वनों और जैव विविधता की रक्षा पर जोर दिया गया था। इसके खिलाफ भी लोकहितवाद जाहिर किया गया था। कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा, ठीक है, कमजोर और जो वंचित वर्ग उनके अधिकारों की रक्षा में क्या होता है, जो प्रशासनिक कार्यों की अनदेखी के कारण गरीब और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन होता है, उनके संग बहुत गलत होता है, दुर्व्यवहार होता है। लोकहितवाद इनकी समस्याओं को उजागर करने के माध्यम है, और लोकहितवाद अगर जाहिर होगा तो याचिका पड़ेगी तो उनकी ये समस्याएं उजागर होंगी न्यायालय के सामने, और वो अच्छा इस पर निर्णय सुनाएंगे, जाहिर सी बात है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ यानी 1984 वाले जो बैठक हुआ था, जो बंधुआ मजदूर थे उनके अधिकारों को संरक्षित करने का आदेश दिया गया था। जो बंधुआ मजदूर थे उनके अधिकारों को संरक्षित करने का आदेश कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के अंतर्गत दिया गया था। आगे चलते हैं तो बोलेंगे नीतियों और योजनाओं का पारदर्शी कार्यान्वयन को देखें तो प्रशासन द्वारा देखेंगे तो प्रशासन द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हो गई और जो नीतियां हो गई, उनके कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार या देरी के मामले होते हैं, उनमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। अगर प्रशासन द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं और जो नीतियां हैं उनके कार्यान्वयन के वर्किंग जो प्रोसेस होती है उसमें जो भ्रष्टाचार हो या देरी के मामले में क्या होता है, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के रूप में देखें तो वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996 देखेंगे तो वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ में क्या हुआ था, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही के कारण भूजल प्रदूषण पर ध्यान दिया गया था। जो भूमि में जल प्रदूषण हो रहा है, भूजल प्रदूषण पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है लोकहितवाद। कैसे करती है भाई, प्रशासनिक कार्यों के कारण यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर कोई भी प्रशासनिक कार्य उनके कारण अगर किसी का मौलिक अधिकार है उनका क्या हो रहा है, हनन होता है या कोई भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो उसके खिलाफ भाई सरकारी जिम्मेदार है।
ठीक है, और उसी के खिलाफ लोकहितवाद के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग, उसको उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप कर सकती है लोकहितवाद के अंदर, लोग उस पर निर्णय सुनाएगी न्यायालय, उसमें अगर याचिका पड़ेगी उसके खिलाफ। ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम वाले मैटर में हुआ था, इसमें फुटपाथ निवासियों को पुनर्निवास पर जोर दिया गया था। जो फुटपाथ पे लोग रह रहे थे उनका पुनर्वास, मतलब उनके लिए जो है कुछ यार व्यवस्था करो रहने के लिए, तो उन पर ज्यादातर जोर दिया गया था बॉम्बे नगर निगम में। 1985 में मैटर हुआ था, 1985 का ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम वाला। प्रशासनिक कार्यों में लोकहितवाद की सीमाएं और चुनौतियां का दुरुपयोग इसका बहुत होता है। अत्यधिक मुकदमेबाजी होने लगी, हर चीज में मुकदमेबाजी और निर्णयों का पालन नहीं हो पाता है। कभी कभी लोकहितवाद का उपयोग व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब अपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भी हो जाता है, राजनीतिक लाभ के लिए भी हो जाता है। अत्यधिक मुकदमे बन न्यायालय पर मुकदमों का भार बढ़ता जा रहा है, हर कोई लोकहितवाद जाहिर हो रहा है, और प्रशासनिक आदेशों का समय पर पालन न होने से न्याय की सार्थकता प्रभावित ही नहीं होती। मतलब जो प्रशासनिक आदेश है उनका समय पर पालन ही नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ न्यायालय ने आदेश दिया ये कर दो, उनका आदेश का पालन ही नहीं हो रहा, तो सार्थकता प्रभावित ही नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है इसमें निष्कर्ष में कि लोकहितवाद ने भारतीय प्रशासनिक कानून में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा सुनिश्चित कर दिया था। लोकहितवाद ने क्या करा, भारतीय प्रशासनिक कानून में पारदर्शिता, जवाबदेही, न्याय तक पहुंच को क्या करा था, बढ़ावा दिया है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे कमजोर वर्ग हो, पर्यावरण या मौलिक अधिकारों की रक्षा सुरक्षा हो क्या करी जाती है, सुनिश्चित की जाती है। हालांकि इसके दुरुपयोग और न्यायालय पर बढ़ते बोझ को ध्यान में रखते हुए इसके उपयोग में सावधानी बरतने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। भारत में प्रशासनिक न्याय की प्रक्रिया में लोकहितवाद एक अनिवार्य साधन है। भारत में जो प्रशासनिक न्याय है उनकी प्रक्रिया में जो लोकहितवाद है वो एक अनिवार्य साधन है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो होती है उसको मजबूत करता है। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है उसको भी क्या करता है, मजबूत करता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था आज का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का लोकहितवाद। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत इजी टॉपिक था, ज्यादा कोई कठिन टॉपिक था नहीं, क्योंकि मैंने इतना इजीली आपको समझाया है। लोकहितवाद मतलब जो पब्लिक इंटर लिटिगेशन, एक पूरे समूह के अधिकारों का रक्षण, या कोई भी एक पूरे समूह को अगर किसी चीज से दिक्कत हो रही है उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहे हैं तो उसे लोकहितवाद कहते हैं। लोगों के हित के लिए जो वाद दायर करा जाता है वो लोकहितवाद कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो 1.5x स्पीड पे लगा के वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पीड थोड़ी तेज इसलिए हो सकती है कि आपको भी जल्दी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं खुद 1.5x स्पीड में बोलता हूँ, तेज बोलता हूँ, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे देखते रहना वीडियो, सब तक ले जय हिंद, जय भारत।